सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आप देख रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और ये हमें बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए एक बॉडी है, उस पर मास एम किया और यू वेलोसिटी से जा रही थी और उस पर एक फोर्स हमने लगाया इस डायरेक्शन से, तो जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो अब बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे आते हैं तो उसकी वेलोसिटी v हो गई। ठीक है, तो फिर हमें ये बताता है कि मोमेंट जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, अब रेट मतलब लिखा है तो फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो फोर्स अप्लाइड के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब रेट ऑफ चेंज मतलब क्या है, फाइनल p मतलब मोमेंटम होता है माइनस इनिशियल p अपॉन टाइम, यहाँ से यहाँ आने में टाइम t लगा। ठीक है, यही होगा। तो फिर देख लीजिए f इक्वल टू, अब देखिए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ऐसे होता है जैसे कि मान लीजिए a इज़ प्रोपोर्शनल टू b। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ए बी के प्रोपोर्शनल, मतलब कि अगर बी बढ़ेगा तो ए बी बढ़ेगा, बी घटेगा तो ए बी घटेगा। और अगर लिखा हो ए इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/b, मतलब कि इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, बी बढ़ेगा तो ए घटेगा या फिर बी घटेगा तो ए बढ़ेगा। अब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जब हटाते हैं तो एक के लगाते हैं, एक फैक्टर के आ जाता है, के भी हो जाएगा। ठीक है, और फिर के की वैल्यू इज़ हम लोग एक्सपेरिमेंटल से, हम लोग नहीं मतलब साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंटल से फाइंड करते हैं। तो यहाँ जो के आएगा उसकी वैल्यू 1 आई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइनल p हो जाएगा mv माइनस इनिशियल p हो जाएगा mu अपॉन टाइम t। ठीक है, अब इसी में हम m कॉमन ले लो तो v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब v माइनस यू अपॉन टी, क्या आपको कुछ पिछले चैप्टर से याद आ रहा है? हाँ ज़रूर याद आ रहा है, ये ही तो एक्सेलरेशन होता था। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा ma। ठीक है, यही है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब या फिर न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये हमें बताता क्या है कि अगर किसी चीज़ पे फोर्स लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे मैंने आपको इफेक्ट ऑफ मोशन के 5 पॉइंट बताए थे, जो कि था कि मूव था और स्टॉप था, चेंज इन स्पीड था, चेंज इन डायरेक्शन था, चेंज इन शेप था। ठीक है, तो देखिए अगर कोई चीज़ रुकी है और वो चलने लगे, ठीक है, पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी, अब इसकी वेलोसिटी कुछ हो गई है, मान लो u हो गई है, तो रुकी है और चलने लगे, तो ये हमें बताता है कि उस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब बताइए रुकी है और चलने लगे तो मतलब उसका एक एक्सेलरेशन होगा ना। ठीक है, तो देखिए ये बता रहा था कि हमें उस पर फोर्स अगर किसी चीज़ का लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन हो रहा है। अब देखिए जैसे कोई चीज़ चल रही है और रुक जाए, मतलब उसका एक रिटार्डेशन होगा, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो मतलब इसमें भी ये मतलब है कि फोर्स लगा और उसका एक एक्सेलरेशन हुआ। अब देखिए दूसरा था चेंज इन स्पीड, जब स्पीड चेंज होती है तो भी एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन की तो इनफैक्ट डेफिनेशन ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चौथा था चेंज इन डायरेक्शन, अब जब जैसे अब देखिए डायरेक्शन जब चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो जो वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होता है। तो देखिए चौथे केस में भी हमने प्रूव कर दिया कि ये फोर्स जहाँ लगता है वहाँ एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, जहाँ जहाँ फोर्स लगेगा वहाँ एक्सेलरेशन होगा। जब एक्सेलरेशन 0 है, चीज़ें कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं या फिर चीज़ें स्टॉप हैं, तब फोर्स 0 होगा। पर अगर कहीं फोर्स लग रहा है तो वहाँ एक्सेलरेशन ज़रूर होगा। ठीक है, समझ आ गया आप सबको? अब एक चीज़ इसमें और देख लेते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ अपॉन एम होगा, एफ अपॉन एम होगा। देखिए एम को नीचे ले गए। ठीक है, अब मान लीजिए दो बॉडीज़ हैं, इसका मतलब क्या है, देखिए ए जो है वो एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, इसका मतलब मान लीजिए दो बॉडी है, ए है बी है, ये छोटी है ये बड़ी है। ठीक है, तो फिर अगर मान लीजिए इसमें सेम फोर्स लग रहा है, सेम फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है, एफ कांस्टेंट है, मतलब दोनों में एफ सेम फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो फिर इसका मास छोटा है तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, इसका मास बड़ा है तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ना ये। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं।
बड़ा मास मतलब कम एक्सेलरेशन। जाहिर सी बात है, जो बड़ी चीज़ है उसमें उतनी फोर्स लगाओगे तो तुम धीरे धीरे लगा पाओगे, छोटी चीज़ है तो ऐसे मार दोगे, उड़ती चली जाएगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इन रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है। देखिए, पहला है कैचिंग द बॉल। देखिए, भले ही हमने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा नहीं था, पर हम इसका यूज़ हम कर रहे थे अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, ऐसे कि हम लोगों ने फिजिक्स के बहुत सारे लॉज नहीं पढ़े, पर हम उसका डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हमको पता भी नहीं होता है। ठीक है, देखिए कितना ग्रेट सब्जेक्ट है। तो देखिए कैचिंग ऑफ बॉल। अब देखिए, जब मान लीजिए जैसे कि आज IPL स्टार्ट हो रहा है, तो फिर वैसे मुझे पता नहीं आज किसका मैच है, पर जब भी ऐसे बैट्समैन बॉल हवा में उड़ाएगा तो जो दूसरी टीम होगी उसका फील्डर बॉल कैच करने के लिए भागेगा ना, तो फिर आप देखिए क्या करते हैं, जब भी बॉल कैच करते हैं तो ऐसे करके वो ऐसे कर लेते हैं कि नहीं करते बताइए, ऐसे पीछे की ओर कर लेते हैं। ठीक है, इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, देखिए आप देखिए फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन टू चेंज इन मोमेंटम, जिस टाइम में मोमेंटम चेंज हुआ। ठीक है, तो देखिए जब बॉल आपके हाथ पे आई, ठीक है, जब बॉल आपके हाथ पे आई तो उसकी एक वेलोसिटी थी। मान लीजिए आपका हाथ में कैसे ड्रॉ करूं, ऐसे मान लीजिए ये आपका हाथ है। ठीक है, तो जब बॉल आपके हाथ पे आई तो उसकी वेलोसिटी v थी। ठीक है, और आपको बॉल को रोकना है ना, तो बॉल को रोकना है तो उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, मान लीजिए मास m था, चेंज इन मोमेंटम होगा mv माइनस m इंटू 0। ठीक है, अपॉन टाइम। अब देखिए तो ये जाएगा mv अपॉन t। तो ये इतना फोर्स लगेगा आपके हाथ में उस बॉल को रोकने के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए आप ऐसे स्ट्रेट खड़े हो गए और बॉल आई और उसकी वेलोसिटी मान लीजिए v थी और जैसे आपके हाथ में टकराई वो 0 हो गई, तो फिर तो टाइम बहुत कम मिला उसको अपना मोमेंटम चेंज करने के लिए। ठीक है, तो टाइम कम है तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगी और इट कैन हर्ट योर हैंड। ठीक है, अब मान लीजिए जब हम पीछे ऐसे हाथ कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, उसका मोमेंटम उसकी वेलोसिटी v थी और यहाँ से यहाँ तक आते आते वो 0 हुई, धीरे धीरे 0 हुई, तो टाइम उसने ज़्यादा लिया अपना मोमेंटम कम करने के लिए। ठीक है, टोटल मोमेंटम 0 करने के लिए टाइम उसने ज़्यादा लिया, तो टाइम ज़्यादा लिया तो फोर्स कम लगा, तो आपको ज़्यादा हर्ट नहीं होगा हैंड में। ठीक है, देखिए कितना अच्छा लॉ है, यूज़ करते हैं सारे क्रिकेटर्स। ठीक है, ये समझ गए कैचिंग द बॉल। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन द केस ऑफ हाई जंप। ठीक है, हाई जंप में क्या होता है कि हम लोग नहीं, जो एथलीट्स होते हैं वो ऐसे दौड़ के आते हैं और ऊपर उछलते हैं, ऐसे कूद जाते हैं, तो जहाँ कूदते हैं वहाँ पे सैंड बिछा दी जाती है या फिर कोई कुशन बिछा दिया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब वो ऐसे कूद रहे हैं तो उनके फीट की स्पीड मान लीजिए v है। ठीक है, और जब वो ऐसे स्टॉप हो जाएंगे तो उनकी फीट की स्पीड या फिर उनकी पूरे बॉडी की स्पीड 0 हो जाएगी, तो वही केस है, उनका मोमेंटम mv से m इंटू 0 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन टाइम हो जाएगा, ये उसका फोर्स है। ठीक है, तो फिर ये कितना हो जाएगा mv अपॉन t। अब अगर वो तुरंत ऐसे फ्लैट सरफेस है वहाँ पे जाके कूद गए, ठीक है, तो फिर उसके मोमेंटम को कम होने के लिए उसको बहुत कम टाइम मिला, मतलब 0 कुछ सेकेंड मिले। ठीक है, तो टाइम कम हुआ तो फोर्स बहुत ज़्यादा हुई, तो पैर पे बहुत तेज चोट आ जाएगी। पर जैसे सैंड है उसमें हम अंदर धंसते चले जाते हैं ना, या फिर कुशन है अंदर धंसते चले जाते हैं अंदर घुस जाते हैं उसके, तो उसमें तो हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है अपने मोमेंटम mv से 0 करने के लिए। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा मिल जाता है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स कम हो जाता है और हमें ज़्यादा हर्ट नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यूजेस ऑफ सीट बेल्ट इन द कार। अब सीट बेल्ट सबको यूज़ करना चाहिए। ये क्या होता है, जैसे कोई इंसान कार में बैठा है और उसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है। अब मान लीजिए सामने कुछ एकदम से कोई जानवर आ गया, बिल्ली कुत्ता कुछ भी आ गया, उसने एकदम से ब्रेक लगाया, तो फिर उसकी एक वेलोसिटी थी ना, इनर्शिया में आपने पढ़ा था ना कि जब हम चल रहे होते हैं एकदम से ब्रेक लगता है, हमारी बॉडी चलना चाहती है, रुकना नहीं चाहती, तो हम आगे की ओर ऐसे हो जाएंगे ना। तो मान लीजिए ऐसे आगे की ओर होगा बहुत स्पीड से और कार से लड़ गए, तो हमारे
पूरे बॉडी की वेलोसिटी मान ली v थी, ठीक है, तो वो v से एकदम ज़ीरो होने में उसका मोमेंटम टाइम बहुत कम लगा, हमें बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। पर जब सीट बेल्ट लगी है, ठीक है, तो हम धीरे धीरे आगे आएंगे, ज़्यादा जल्दी आगे नहीं आएंगे, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फोर्स कम लगेगी, तो हम लोग को ज़्यादा हर्ट नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे इस तरह एक्सीडेंट में तो डेथ तक हो जाती है, ठीक है, तो सीट बेल्ट जरूर लगा रखिए। समझ आ गया ना एप्लीकेशंस के, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, आप ढूंढिएगा अपने डे टू डे लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं इसके। तो देखते हैं 2-3 क्वेश्चन, ठीक। व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg, मतलब कि एक बॉल है 6 kg का, और उसमें अगर हमें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है रेस्ट से, तो फिर हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बहुत आसान सा है, F इक्वल टू m, तो m 6 kg गला खराब हो गया मैं चिल्लाते चिल्लाते, 6 kg इंटू ये है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना हो जाएगा। ओ मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया, चलो मैं बता दूँ, चलो ठीक है, 24 न्यूटन, ठीक है। तो मैं ये बताना भूल गया कि देखिए फोर्स की SI यूनिट होती है, SI यूनिट फोर्स की होती न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने ही सब डिस्कवर किया था, तो ठीक है, उसी के नाम पे ही रख दी गई SI यूनिट। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है जिधर एक्सेलरेशन हो रहा हो, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, याद रहेगा ना। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने पढ़ा था वेलोसिटी की डायरेक्शन कितना होता है जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फिर हमने अभी पढ़ा था डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम का कितना होता है जिधर वेलोसिटी होती है। अब इसका फोर्स का डायरेक्शन कितना होता है जिधर एक्सेलरेशन होता है। ये पता निकालते कैसे हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे कि देखिए, जैसे कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था ना, तो ये तो स्केलर यूनिट है, ये तो कुछ करेगा ही नहीं, इसका तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इसका होता है ना, तो जो इसका डायरेक्शन होता है वही इसका हो जाता है। अब जैसे मोमेंटम था, मोमेंटम कैसे करते हैं, P से करते हैं, P इक्वल्स टू mv था, m इंटू वी, तो m तो स्केलर क्वांटिटी है, इसका तो मैग्नीट्यूड है, कुछ करेगा नहीं। मेन जो डायरेक्शन v का है, जो उसमें आ रहा है v, तो वो जो v का डायरेक्शन है वही p का डायरेक्शन रहेगा। अब जैसे फोर्स में हमने लिखा था F इक्वल्स टू m, तो देखिए ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन है ना, तो जो इसका डायरेक्शन होगा वही इसका हो जाएगा, ठीक है। याद रखने के लिए ये अच्छा तरीका है, याद कर सकते हैं इस तरह। हाँ दूसरा न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मास ऑफ कार इज इतना। तो एक कार है, उसमें रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और उसकी वेलोसिटी में 30 मीटर पर सेकेंड करनी है 10 सेकेंड में, और कार का मास इतना है, तो उसमें हमें कितनी फोर्स लगेगी। तो बस फोर्स इक्वल टू क्या होता है, हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, हमें ए क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, तो इसको याद रखते हैं m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, ऐसा ही हमने डिराइव किया था, तो देख लीजिए m कितना है 1500, और v कितना है, v है 30, u है 0, और टाइम है 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना 30 में 0 30 हो जाएगा, कट जाएगा 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 4500 न्यूटन, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया है जो कि स्पीड मीटर पर सेकेंड और टाइम सेकेंड में दिया है। तो इसमें लिखा है व्हाट इज़ द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द टाइम 5 सेकेंड टू स्टॉप कार इन 1 सेकेंड, मीन्स 5 सेकेंड में आके, देखिए टाइम 5 सेकेंड में आके कितना फोर्स लगाया कि ये 1 सेकेंड में स्टॉप हो गया। अब ब्रेकिंग फोर्स मतलब ब्रेक लगाया ना, तो ब्रेक ने वो फोर्स लगाया, इसलिए ब्रेकिंग फोर्स लगाया है, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी दी है, देखिए 15 है यहाँ पे, ठीक है, 15 है, 15 मीटर पर सेकेंड इस पॉइंट पे, ठीक है। तो फिर बस हमें ये निकालना है, इससे हम निकाल सकते हैं कितना फोर्स लगाया। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma, मास भी दिया ही होगा, मास है 100 kg, m है 1000 kg, सॉरी 1000 kg,
ठीक। तो एम ए ए कैसे निकालोगे, वही वी माइनस यू अपॉन टी से। एम कितना 1000 इंटू वी कितना है, मतलब वी 0 हो गया, माइनस यू था 15 अपॉन टाइम 1 सेकेंड, ठीक है। तो आंसर आएगा -15000 न्यूटन। माइनस में क्यों आया, क्योंकि हमने एक कार चल रही थी तो हमने उसको रोका है ना, तो मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई है ना मोशन की, इसलिए माइनस आया है, ठीक है। ये होता है माइनस का मतलब। तो देखिए ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव अ मास m1 एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड एंड अ मास m2 एन एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ मासेस आर टाइड टुगेदर। तो फिर इसमें बोला गया एक मास m1 है, एक मास m2 है, ठीक है। तो उसने बोला कि जब इस पर एक फोर्स लगी 5 न्यूटन की, तो इसने इसको एक्सेलरेशन दिया कितने का, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और जब इस पर वही फोर्स लगी 5 न्यूटन की, तो इसको थोड़ा छोटा हो गया, बड़ा कर देता हूँ, ये है m2। जब इस पर फोर्स लगी 5 न्यूटन की, तो इसको एक्सेलरेशन दिया 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो इसने बोला कि अगर मान लीजिए दोनों को एक में बहान दिया गया, जैसे m1 और m2 को बहान दिया गया, 5 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए, तो इस पूरे मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है, ये निकालना। तो आसान सा क्वेश्चन है एकदम से। तो देख लीजिए पहले m1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, F इक्वल्स टू एम ए होता है, F इक्वल्स टू एम ए। तो फिर फोर्स लगी 5 की और मास हमें पता नहीं है और इसका एक्सेलरेशन 8 हुआ, ठीक है। तो यहाँ से m1 कितना आ गया, m1 आ गया 5/8 kg, ठीक है, kg 5/8 kg। m2 देखिए कितना आ जाएगा, 5 की फोर्स लगी m2 पे और उसका एक्सेलरेशन था 24, तो m2 आ जाएगा 5/24, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब उसने बोला है कि अगर दोनों को एक ही में टाई अप कर दिया गया और फिर फोर्स लगाई तो कितना आंसर होगा। तो देख लीजिए कितना होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन। इसमें भी वही F इक्वल टू एम ए, 5 इक्वल्स टू m1 प्लस m2, मास अब ये हो गया ना इंटू ए निकालना है हमें। तो ए कितना हो जाएगा 5/m1 प्लस m2, m1 कितना है 5/8 प्लस 5/24, यही है। अब एलसीएम ले लो इसका, 5/24 ही आएगा, तो ये 3 जाएगा 15 प्लस ये 20 इंटू 24, ये कटा 4, ये कटा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, एक नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसको तो आपने मतलब बहुत जगह सुना होगा और नोटिस भी किया होगा, ठीक है। तो ये है कि टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि फिज़िक्स की भाषा में जैसे कि मान लीजिए ये रामलाल खड़ा है, ठीक है, इसने स्केट्स पहन रखे हैं, ठीक है। तो ये दीवार को ऐसे पुश करता है, ठीक है, दीवार को ऐसे पुश करता है। तो दीवार को इसने पुश किया तो ये पीछे हो गया। ये पीछे क्यों हो गया, क्योंकि इस पर भी एक फोर्स लगी ना, क्योंकि मतलब किसी इंसान पर अगर कोई फोर्स नहीं लगती तो वो मूव ही नहीं करता। तो इस पर कोई फोर्स लगी ना तभी तो ये मूव किया, पर इस पर कौन सी फोर्स लगी वो हमें दिख नहीं रही है, कहाँ है फोर्स, ठीक है। तो दीवार ने इस पर फोर्स लगाई, तो इसने दीवार को ऐसे फोर्स लगाई, दीवार ने इसको ऐसे फोर्स लगाई, ठीक है। तो जो हम अप्लाई करते हैं उसको एक्शन बोलते हैं और जो हम पे लगता है उसको हम रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं, जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो एक्शन है, जो हम पे वो लगती है वो होती है रिएक्शन, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी के साथ अच्छा करें तो आपके साथ बुरा होगा, आप किसी के साथ अच्छा करें आपके साथ भी अच्छा ही होगा। जैसे कि आपने अच्छा किया ना उसके साथ, ठीक है, तो वो आपके साथ अच्छा करेगा, तो मतलब कि अपोजिट हो गया। और आपने अच्छा किया तो वो भी अच्छा ही करेगा, मतलब इक्वल हो गया, समझ गए ना। तो हमेशा सबके साथ अच्छा ही करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो और एग्जांपल मैं इसके बता सकता हूँ, जैसे कि इसमें दिया है कि जैसे ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, ये इसका हुक है। स्प्रिंग बैलेंस तो आप सबने देखा ही होगा, और ये इस वाले का हुक है, ठीक। तो फिर ये स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे इसकी रीडिंग्स लिखी हैं,
ठीक है। ये स्प्रिंग इन दोनों के हुक को एक दूसरे में फंसा दिया गया और इसको यहाँ से पुल किया जा रहा है, ठीक है, इसको खींचा जा रहा है, यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें 4 kg की अगर रीडिंग आएगी, ये इनफैक्ट पता है वेट नापता है, ये आपके फोर्स को मतलब वेट में कन्वर्ट कर देता है, वो सब मैं अभी आपको ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से इसने क्या किया कि इसने रीडिंग दिखाई कि 4 किलो दिखाएगा, ये 4 किलो इनफैक्ट दिखाएगा, तो 4 किलो दिखाएगा, तो हम इसको 40 न्यूटन मान लेते हैं। मान लीजिए कि ये फोर्स दिखाता है, ठीक है, वेट की जगह, तो ये रीडिंग दिखाएगा कि 40 न्यूटन, मतलब कि इसके हुक पे 40 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो ये भी रीडिंग दिखाएगा 40 ही न्यूटन की, ठीक है, 40 न्यूटन, इसके हुक पे भी इधर 40 न्यूटन लग रहा है फोर्स, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये वही एग्जांपल है कि इस पे जो एक्शन हो रहा है, इसको ये ऐसे खींच रहा है, तो ये भी उसको ऐसे खींच रहा है, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल ये ब्लॉक का ले लेते हैं, इससे मैं आपका एक मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ, बहुत लोगों के होता है। जैसे ये ब्लॉक रखा है मास m का, ठीक है, ब्लॉक रखा है मास m का, तो इसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है। अब ग्रेविटी तो अभी आप लोगों ने पढ़ रही है, मैं बता दूं, जितनी भी चीज़ें मौजूद है इन सब पे एक अर्थ है, ये अर्थ है पूरी अपनी, ठीक है, अर्थ है, तो अर्थ के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है, ठीक है, सब अर्थ के सेंटर की तरफ खींचे चले जाते हैं, तो उसी को हम ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। अर्थ हम पे एक फोर्स लगाता है, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, तो ये हम पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है। पर हम तो ज़मीन पे रखे हैं ना, मतलब फ्लोर पे रखे हैं ना, हम सेंटर तक चले थोड़ी नहीं जाएंगे, हम ऐसे फ्लोर पे रखे हैं, तो हम पे नीचे की ओर फोर्स लग रही है। अब नीचे की ओर फोर्स लग रही है मतलब एक तरह से हम इस ज़मीन पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, फ्लोर पे फोर्स लगा रहे हैं, तो हम फ्लोर पे फोर्स लगा रहे हैं, तो फ्लोर भी एक हम पे फोर्स लगाएगी, उसी को हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, 11th में आप पढ़ेंगे, यहाँ तो जैसे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, अच्छे फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे वहाँ पे, तो समझ गए ना। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए जैसे वो पिछला वाला मैंने एग्जांपल दिया कि उस बॉय ने रोलर स्केटर्स पहन रखे थे और दीवार को पुश किया और वो पीछे हो गया, तो हम लोग के मन में एक डाउट आता है कि एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं, ठीक है, हमने उस पर एक्शन लगाया, उसने पे रिएक्शन लगाया, तो दोनों कैंसिल आउट क्यों नहीं हो गए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ना, तो दोनों कैंसिल आउट क्यों नहीं हो गए, वो बॉय मूव कैसे कर गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ एक्शन रिएक्शन दो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, एक ही बॉडी पे नहीं लगे कि इसी बॉडी पे एक इधर लग गया एक इधर लग गया, कैंसिल आउट हो गया, ना ना ना। देखिए आप देखिए, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इसने इस पे लगाई है, इस पे फ्लोर पे लगाई है, ठीक है, फ्लोर पे लगाई, इस पे भी लग रही है। और तो फिर देखिए अब आप कहेंगे कि ये नॉर्मल और FG ये दोनों एक्शन रिएक्शन है, ठीक है, तो ये एक्शन रिएक्शन नहीं है एक दूसरे के। सच में पता है क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ, अच्छे से बता देता हूँ। होता क्या है, ये मास m का है, तो अर्थ इस पे एक फोर्स लगाती है FG, ठीक है। अब अर्थ इस पे एक फोर्स लगाई तो ये भी अर्थ पे फोर्स लगाता है, ठीक है, ये भी अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, पर अर्थ का मास इतना बड़ा है कि देखिए F A इक्वल टू कितना रहेगा, हम MA हो जाएगा, ME अर्थ मास इतना बड़ा है कि ये एक्सीलरेशन वो मूव होते हुए दिखती नहीं, पर हमारा मास छोटा, हम मूव होते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो हमने एक अर्थ पे फोर्स, अर्थ ने हम पे एक फोर्स लगाई FG, हमने अर्थ पे फोर्स लगाई FG, ठीक है। अब अर्थ हम पे फोर्स लगा रही तो हम इस ज़मीन से चिपके नहीं, तो हम ज़मीन पे फोर्स लगाएंगे। हमने इस फ्लोर पे फोर्स लगाई, कितनी फोर्स लगाई, मान लीजिए R फोर्स लगाई, तो हमने R फोर्स लगाई, तो उसके बदले, उस R के बदले उसने हम पे ऊपर N लगा दिया, ठीक है, ठीक है। तो ये जो N है ये इस R का रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन, और जो FG है ये जो हम पे फोर्स लग रही है, उस पर जो हम धरती पे फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स है, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये FG और N एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए कैंसिल नहीं होता क्योंकि वो दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। देखिए ये फ्लोर पे लग रहा था, ये फ्लोर ने हम पे लगाया, ये हम पे लग रहा था और हम अर्थ पे लगा रहे थे, दो अलग अलग बॉडी फोर्स लग रहे हैं, वो कैंसिल कैसे हो सकता है, ठीक है। अब हम लेते हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस, काफ़ी अच्छे एप्लीकेशंस हैं। देखिए हाउ डू वी वॉक, हम चलते कैसे हैं, ठीक है, हम इसी लॉ की वजह से चलते हैं, वरना हम चल भी ना पाएँ, ठीक है। देखिए जब हम आगे बढ़ने के लिए अर्थ को पुश करते हैं, ठीक है, तो अर्थ में आगे की ओर पुश करती है, इसीलिए हम चल पाते हैं, ठीक है, वरना हम चल ही नहीं पाते। मान लीजिए फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ऐसे 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 होते रहेंगे, हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाए, और फ्रिक्शन की वजह से भी हम चलते हैं, ठीक है। हम अर्थ को पीछे क्यों पुश कर पा रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन है, तो अर्थ को हम पुश करते हैं, अर्थ में आगे पुश करती है तो हम इसीलिए चल पाते हैं, ठीक है। स्विमर्स क्या करते हैं,
स्विमर्स पानी को ऐसे पीछे की ओर ढकेलते हैं तो इसीलिए वो आगे जा पाते हैं, ठीक है। तो वो पानी फोर्स लगा रहा है, पानी उन पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। गन रिकॉइल क्या होता है, जब ऐसे गन चलाते हैं तो एक पीछे की ओर झटका लगता है, उसको गन रिकॉइल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे वो बुलेट है बहुत तेज़ से स्पीड से निकली आगे की ओर, तो गन को एक पीछे की ओर रिकॉइल मिलता है, एक झटका मिलता है, तो उसको हम गन रिकॉइल कहते हैं, यहाँ भी लिखता है। एरोप्लेन में क्या होता है, देखिए एरोप्लेन में क्या होता है कि ऐसे एरोप्लेन होते हैं, इसके नीचे रिपल्सर लगा होता है, या फिर कह सकते हैं हॉट गैसेस नीचे से निकलती हैं, ठीक है। गैसेस निकलती हैं, तो जब गैसेस बहुत तेज़ी से निकलती हैं नीचे की ओर फोर्स लगाती हैं तब ये ऊपर जा पाता है, ठीक है। ऐसे एरोप्लेन ऊपर नहीं जाता, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट की फोर्स हमें नीचे लगानी पड़ती है, तभी ये इतना भारी होता है एरोप्लेन, तभी तो ऊपर जा पाता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं ये लेना चाहूँगा आयरन मैन का। जैसे आपने आयरन मैन को देखा है, उसके पैर के नीचे और उसके हाथ के नीचे यहाँ पे रिपल्सर्स लगे कि नहीं, तो वो जब ऐसे करता है तो उड़ता चला जाता है। क्यों उड़ता है, क्योंकि वो उसमें गैसेस निकल रही हैं, वो नीचे की ओर फोर्स लगा रही है तो वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। और जैसे कि आपने इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में देखा होगा, उसका दोनों पैर जुड़े जाते हैं, रिपल्सर कितना बड़ा हो जाता है तो वो एकदम से स्पीड से चलता चला जाता है, ठीक है। इसका मतलब वही है कि उसने नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है तो वो ऊपर की ओर तभी उड़ सकता है, ठीक है। तो ये सब एप्लीकेशंस थे इसके थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। और भी मैं 2-3 एग्जांपल बताना चाहूँगा जो कि बुक में दिए हैं। जैसे कि हम जब बोट पे बैठते हैं तो चप्पू चलाते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम पानी को पीछे की ओर ढकेलते हैं ताकि हमारी बोट आगे की ओर जा सके, ठीक है। ये एग्जांपल लीजिए। और जैसे जो हॉर्स पुलिंग कार्ट होती है, उसमें हॉर्स क्या करता है कि ज़मीन को ऐसे ढकेलता है ताकि आगे जा सके, तो इसीलिए वो आगे जा सकता है, मतलब वो तो वॉकिंग वाले में ही आ गया। तो इस लेक्चर को आज यहीं पे हम रैप अप करते हैं, इसके आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा हमेशा काम में आता है।